Hello and welcome everyone. Welcome to Bionita. So today we are again here with another video lecture with frog. So today we are going to discuss in detail about its anatomy, morphology and different systems of frog. Okay. So we will discuss in detail. So beginning with today's lecture, चलिए शुरू करते हैं. Frogs can live both on land and in fresh water. जो मेंढक है वो जमीन पे भी और फ्रेश वाटर यानी कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स इनमें भी पाया जाता है. ये वहाँ पे भी रह सकता है. एंड दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया. इन्हें हम एम्फीबियंस के नाम पे भी जानते हैं. यानी कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि जमीन पे भी और पानी में भी अपना जीवन को व्यतीत करते हैं. बट दे बिलोंग टू फाइलम कॉर्डाटा. ठीक है. एंड दे बिलोंग टू फाइलम कॉर्डाटा जिससे ह्यूमन भी बिलोंग करता है. द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना. तो सबसे कॉमन, सबसे अधिकतम पाई जाने वाली स्पीसीज मेंढक की जो भारत में पाई जाती है वो आपकी राना टिग्रीना. ठीक है, आप देख सकते हैं. तो ये रहे आपके ब्यूटीफुल डायग्राम्स फ्रॉग के. आप देख सकते हैं किस प्रकार से कलरफुल तरीके से फ्रॉग का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है. एंड दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. उनके बॉडी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो लगातार एक समान नहीं होता है. दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. यानी कि उसके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है. मान लीजिए अगर आज गर्मी अधिक है तो उसकी तापमान उस प्रकार से बदलती जाएगी. ठीक है. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड. और इस प्रकार के जानवरों को, इस प्रकार के स्पीसीज को हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड यानी कि ओइकिलोथर्म्स. कोल्ड ब्लडेड या ओइकिलोथर्म्स यानी कि जिनका टेम्परेचर उनके इन्वायरमेंट के अनुसार बदलता रहता है. You might have also noticed changes in the color of the frogs while they are in grasses. ठीक है. तो आपने जो फ्रॉग्स होते हैं उनके कलर को भी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, है ना. तो वो डिफरेंट प्रकार के पाए जाते हैं. ठीक है. दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज. ठीक है. जिसे हम बोलते हैं कैमोफ्लाज. ठीक है. जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो आर्मीज होते हैं, इंडियन आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं, वो जंगल में छिपने के लिए एक विभिन्न प्रकार का ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं जिसपे पत्ते वगैरह बने हुए होते हैं ताकि वो अपने दुश्मनों से जंगल में छिप सके. वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं. उसी प्रकार से मेंढक भी अपने शिकार से छिपने के लिए, है ना, स्नेक्स वगैरह जो उसे खाते हैं उनसे छिपने के लिए वो घास में या कहीं पे भी छिप जाते हैं. यानी कि अपने स्किन कलर को उस पर्यावरण के जगह से खुद को मैच कर लेते हैं. इसे हम बोलते हैं कैमोफ्लाज. ठीक है. जिनसे वो छिप जाते हैं. दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री. और इसे हम मिमिक्री यानी कि इन्वायरमेंट के कंडीशन को नकल करना, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कलर. ठीक है. तो इसे हम लोग कैमोफ्लेज या मिमिक्री के नाम से भी जान सकते हैं. यू मे आल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर. ठीक है. आपने देखा होगा कि जब गर्मी अधिक हो जाती है, ठीक है, और या फिर जब ठंड अधिक हो जाती है तो उस समय आपको मेंढक बहुत ही कम दिखाई देते हैं. ठीक है. बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज. क्योंकि इस समय वो मेंढक जो होते हैं बहुत ही डीप बरोज में, जमीन में, पानी में अपने आप को छिपा लेते हैं, अपने आप को वहाँ से हटा देते हैं ताकि या फिर एक्सट्रीम हीट हो या एक्सट्रीम कोल्ड से वो बच सकें. ठीक है. तो दो टर्म है हमें जो यहाँ पे ध्यान देना है. जैसे कि समर स्लीप, जब गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी तो वो समर स्लीप के लिए चले जाएंगे जिसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन. और वहीं पे अगर ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइबरनेशन. ठीक है. ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं. समर स्लीप, एस्टिवेशन जब गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी, और विंटर स्लीप जब ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, हाइबरनेशन. ठीक है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक मेंढक खुद को
छिपा रहा है और अपने अगल बगल जो घास फूस है, पेड़ पौधे, उससे अपने स्किन के कलर को मैच कर रहा है, ठीक है, कैमोफ्लेज कर रहा है ताकि वो वहाँ पे शरण ले सके, छिप सके, रह सके, ठीक है। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी यानी कि फ्रॉग बाहर से कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। द स्किन इज स्मूथ, उसके अगर स्किन की अगर बात करें, स्किन बहुत ही स्मूथ है, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होता है, एंड स्लिपरी, स्लिपरी है, जब आप उसे पकड़ना चाहेंगे तो स्लिप कर जाएगा क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट है ना, फ्लूइडिक्स, लिक्विड एक प्रेजेंट है जो कि काफ़ी तरल है, ठीक है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन ए मॉइस्ट कंडीशन, और स्किन लगातार हमेशा एक मॉइस्ट कंडीशन में मौजूद रहता है, यहाँ पे नमी रह पाती है, हमेशा लिक्विडियस, ठीक है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन, तो मेंढक की अगर आप ऊपरी सतह का हिस्सा देखेंगे तो वो ओलिव ग्रीन है, विथ डार्क इरेगुलर पॉट्स, आप देख सकते हैं कई सारे स्पॉट्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर वेंट्रल, वेंट्रल साइड, ये रहा आपका डोर्सल साइड और ये रही आपकी वेंट्रल साइड, ठीक है। और वहीं अगर वेंट्रल साइड की अगर बात करें तो ये कैसी है, पेल येलो है, यानी कि स्लाइटली येलो, ठीक है। द फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर बट absorb इट थ्रू द स्किन, तो मेंढकों में पानी को ऑब्टेन करने का तरीका उनके स्किन के द्वारा है, ठीक है, तो स्किन से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हेड, तो यहाँ पे इनकी जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक, यहाँ पे नेक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये रही आईज, फोर लिम्ब एंड दीज आर हिंड लिम्स, ओके। बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजल इनटू हेड एंड ट्रंक, तो बस हेड और ट्रंक में इनकी बॉडी विभाजित है, डिवाइडेड है। ए नेक एंड टेल आर एब्सेंट, नेक, गर्दन और टेल, पूंछ यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अबव द माउथ ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट, आप मुंह के ऊपर देख सकते हैं कि नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है जिनके द्वारा ये एयर की एंट्री कराते हैं, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, इनकी जो आंखें होती हैं वो बाहर की ओर प्रोट्रूड होती है, बाहर की ओर निकली हुई रहती हैं, ठीक है। और एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, देख सकते हैं जो काली वाली लेयर है, दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर, और जो कि जब ये पानी में जाते हैं तो इन्हें पानी से बचाती है ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ आइज मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, टिम्पैनम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो हेड के दोनों हिस्सों में टिम्पैनम पाया जाता है जो कि इनका ईयर है, कान है, ठीक है, और जो कि सिग्नल्स है ना रिसीव करने में काम करता है, ठीक है, साउंड को। सो इट्स ए काइंड ऑफ बेसिकली सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। बात करेंगे अगर एनाटॉमी की, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन्स, कई तरह के सिस्टम्स हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ये इंसानों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, कई सिस्टम्स ऐसे होंगे कि जो कि बिल्कुल ह्यूमंस के जैसे ही हैं, ठीक है, विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एनस तक एक पाइप है जो कि कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि डाइजेशन में बेसिकली हेल्प करती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, जो एलिमेंट्री कैनाल इनकी होती है वो काफ़ी छोटी होती है क्योंकि फ्रॉग्स आर कार्निवोरस, ये बेसिकली क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस, एंड हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, इसलिए जो इंटेस्टाइन इनके जो आंतें होती है वो काफ़ी छोटी होती हैं, ठीक है। द माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी, और माउथ की जो ओपनिंग है उसे हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। फिर इसोफेगस, जो माउथ से लेकर स्टोमक तक एक पाइप कनेक्टेड है, इसे हम बोलते हैं फूड पाइप, वो हो गई आपकी इसोफेगस। उससे पहले आती है आपकी फेरिंग्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका इसोफेगस, ये रहा स्टोमक, दीज आर इंटेस्टाइन्स एंड दिस इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पार्ट जो कि बाहर आएगा, ठीक है, क्लोका अपर्चर, ठीक है, रेक्टम, और लास्ट में क्लोका अपर्चर, ठीक है। बिसाइड यू कैन सी हार्ट, लिवर, गॉल ब्लैडर, lungs, fat bodies, kidneys, ureter, urinary bladder. We will discuss in detail. ठीक है। Now, esophagus is short. Esophagus जो है वो काफ़ी short है,
दैट ओपन्स इनटू द स्टोमक, जो कि स्टोमक में जाके खुलता है, विच इन टर्न कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन, और फिर वो आगे जाके इंटेस्टाइन में मिल जाता है। रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड द क्लोका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन योर स्टोमक, देन इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम एंड देन क्लोका। ठीक है, सीक्वेंस में आपको ये चीजें एलिमेंट्री कैनाल की याद रखनी है। लिवर सेक्रीट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो लिवर यहाँ पे भी बाइल जूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रीट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रॉग का गॉल ब्लैडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। एंड पेनक्रियास, ए डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पेनक्रेटिक जूस। पेनक्रिया है जो, वो अगेन पेनक्रेटिक जूस को सेक्रेट करता है। ठीक है, जिनमें डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, है ना, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, एंड फूड इज कैप्चर्ड बाय द बायलोब टंग। इनका जो टंग होता है वो बायलोब होता है, दो भागों में विभाजित होता है, डिवाइडेड होता है, जो कि बेसिकली खाने को, जैसे कि कोई इंसेक्ट है ना, उनको कैप्चर करने में, उनको खींचने की ओर हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एक्सीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, तो बेसिकली एक्सीएल यहाँ पे भी पाया जाता है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है फूड को एसिडिक बनाने में, प्लस अगर जम्स वगैरह मौजूद हैं, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह है, तो उन्हें किल करने में। एंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टोमक, और स्टोमक की वॉल से, है ना, स्टोमक के जो वॉल्स हैं वहाँ से गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम को कंटेन करते हैं, जो कि फूड को बेसिकली पार्सली एंड समटाइम्स कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम, और ऐसा फूड जो कि प्रॉपर तरीके से अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं काइम। ठीक है, इसे बोलेंगे काइम। इज पास फ्रॉम स्टोमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, वो स्टोमक से इंटेस्टाइन के सबसे पहले भाग ड्यूडेनम के पास चले जाता है। ठीक है ना, अब द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल, अब ड्यूडेनम को बाइल रिसीव होगा फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ठीक है, एंड पेनक्रेटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास। ठीक है, नाउ बाइल जूस आ गया आपका गॉल ब्लैडर से, और पेनक्रेटिक जूस आ गया आपका पेनक्रियास। ठीक है, थ्रू एक कॉमन बाइल डक्ट, एक कॉमन डक्ट है जिसके द्वारा वो दोनों आ जाते हैं। देन बाइल इमल्सिफाइज फैट, तो बाइल का काम क्या है कि वो फैट्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा, उसका इमल्सिफिकेशन करेगा। एंड जो पेनक्रेटिक जूस हैं वो डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, है ना। उसके बाद फाइनली द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, और उस समय इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं, इसे बोलते हैं माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना। Digested food is absorbed by the numerous finger-like foldings. So basically, with the help of these microvilli, sometimes also called as villi, the food is absorbed into the blood. ठीक है, the undigested solid waste moves into the rectum and pass through the cloaca. और जो खाना ये पचा नहीं पाएंगे, जो अनडाइजेस्टेबल होगा, वो रेक्टम के द्वारा, क्लोका के द्वारा बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोका को, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है ना, frog respire on land and in the water by two different methods. मेंढक के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो लैंड पे भी, जमीन पे भी और वाटर में भी रेस्पिरेट कर सकता है, सांस ले सकता है और रेस्पिरेशन को चला सकता है। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो जब मेंढक पानी में होगा तो उसका जो स्किन है वो एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उस समय जो स्किन है उसका, वो उसे रेस्पिरेशन करने में हेल्प कर देगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन चल रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि पानी में जो ऑक्सीजन वो कैसा होता है, डिजॉल्व मात्रा में होता है। ठीक है, तो स्किन के द्वारा थ्रू द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन वो डिफ्यूज कर जाता है बॉडी के अंदर। एंड ऑन द लैंड बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और जब मेंढक लैंड पे, टेरेस्ट्रियल जगहों पे पाए जाएंगे, तब उनके पास स्किन है, बकल कैविटी, स्किन, लंग्स जो होते हैं वो तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर
लंग्स के द्वारा हो रही है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और अगर स्किन के द्वारा हो रही है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो लंग्स होते हैं वो आपके पिंक कलर के होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर और अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे पाए जाते हैं। ठीक है, थोरैक्स रीजन में, चेस्ट थोरैसिक कैविटी में। ठीक है, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन लंग्स। तो नॉस्ट्रिल्स के द्वारा एयर एंट्री करता है, फिर बकल कैविटी में, और फिर लंग्स के पास चले जाता है। सो ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, तो ड्यूरिंग समर स्लीप एंड विंटर स्लीप जो गैस का एक्सचेंज होता है वो स्किन के द्वारा होता है। ठीक है, नाउ डिस्कसिंग अबाउट इट्स वेस्कुलर सिस्टम। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप। तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज टाइप, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट वेजल्स हैं, है ना। ओपन साइनसेस में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, डेफिनेट वेजल्स हैं जिसके द्वारा ब्लड की फ्लो होती है। फ्रॉग्स आल्सो हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम, और उनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड फ्लो सिस्टम है, वो क्या क्या चीज़ें को इन्वॉल्व कर रहा है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, और द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ चैनल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। जो हार्ट है वो मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। इट हैज़ 3 चैम्बर, और यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट नहीं है, 3 चैम्बर। यहाँ पे 2 ऑरिकल्स पाए जाते हैं, 2 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। 2 आर्ट्रिया जो ऊपर की ओर होते हैं और 1 वेंट्रिकल जो नीचे की ओर होता है। एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, और एक पेरिकार्डियम नाम के मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है, जो बेसिकली जर्क से, इंजुरी से हार्ट को बचाता है। A triangular structure called sinuses venosus joins the right atrium। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो साइनसस वेनोसिस से हार्ट में एंट्री करता है। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कैवा, और वो एक तरह का वो उसका मेजर वेन है जिसके द्वारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एंट्री कर रही है। The ventricles open into sac-like conus arterias on the ventral side of the heart। और जो वेंट्रिकल्स हैं, जो कि जिन पे ज़्यादा लोड होता है, जो नीचे पाए जाते हैं आर्टरिया के, वो ओपन होते हैं कॉनस आर्टेरियोसस में, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पे पाया जाता है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड आउट टू ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और यहीं से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, और फिर हर एक सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाता है और एनर्जी की आदान प्रदान होती है। द वीन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो जो वीन्स होते हैं वो ब्लड से डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हार्ट को सेंड करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉम द वीनस सिस्टम, और फिर वहाँ से आर्टरीज के द्वारा, आर्टेरियल सिस्टम के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डिफरेंट आर्टरीज। ये रही आपकी क्यूटेनियस आर्टरीज जो कि हेड रीजन में ब्लड का सप्लाई करेगी। ये रहेगी एक्सटर्नल कैरोटिड, दीज आर इंटरनल कैरोटिड्स, एंड दीज आर कैरोटिड आर्च, दीज आर कॉनस आर्टरियस ऑफ हार्ट। सो यू कैन सी 2 arterias and 1 ventricle। ठीक है, these are subclavian arteries, these are dorsal aorta, and you can, these are anterior mesentery artery। So different arteries are located on the entire part of the body to receive the oxygenated blood। Now the elimination of nitrogenous waste। अब इनमें excretion कैसा है, how the excretory system works here। The elimination of nitrogen waste is carried out by a well developed excretory system। ठीक है, which consists of kidneys, यहाँ पे kidneys पाई जाती हैं, ureters, cloaca and the urinary bladder। different things are, different objects are, different organs are present to participate in the excretory system। these are compact, dark red, है ना, ये compact होते हैं, काफ़ी tightly attached होते हैं,
कलर की बात करें तो डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड अ लिटिल पोस्चरली इन द बॉडी कैविटी, जो कि बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं ऑन द बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, you can see in this diagram, these are the two kidneys, these are adrenal gland, these are basically ureter which connects the urinary bladder between from kidney to urinary bladder, and these are these are cloacal apertures, and these are urinary bladder which stores the urine. Okay, and each kidney is composed of several structures and functions called as uriniferous tubules or nephrons, और यहाँ पे भी किडनी में nephrons पाए जाते हैं जो कि excretory unit है ना। These nephrons basically help in the excretion, इन nephrons में ही हमारा filtration और absorption चलता है। Two ureters emerge from the kidney, ठीक है, from male you can see this is the male excretory system, you can see the two ureters जो कि किडनी से आ रहे हैं और यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, द यूरेटर्स एक्ट एज ए यूरिनोजेनिटल डक्ट व्हिच ओपन्स इनटू क्लोएका, और वही यूरेटर्स जो कि यूरिनोजेनिटल डक्ट में ओपन होते हैं जो कि फिर क्लोएका में ओपन होता है। इन फीमेल्स यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनमें यूरेटर और ओविडक्ट वो अलग अलग तरीके से क्लोएका में अलग ओपनिंग्स होती है क्लोएका में। ठीक है, कॉमन ओपनिंग नहीं है। द थिन वॉल्ड urinary bladder is present ventral to the rectum which also opens in the cloaca, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो वेंट्रली साइड में लोकेटेड है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर और ये रहा आपका क्लोकल अपर्चर। ओके, द फ्रॉग excrete यूरिया एंड thus is a ureotelic animal. The frogs are also ureotelic like humans. Okay, and excretory waste are carried out by blood, और ब्लड के द्वारा ही एंट्री होती है एक्सक्रीटरी वेस्ट की थ्रू किडनी, और जो कि बाद में एक्सक्रीशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स नर्वस सिस्टम। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। यहाँ पे भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी एडवांस है। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि ये न्यूरॉन्स प्लस हार्मोन्स दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी अचीव बाय हार्मोन्स। तो केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि वन सेल इज कम्युनिकेटिंग विद अनदर सेल, यानी कि सेक्रेटरी सेल से लेकर टारगेट सेल्स तक जो कम्युनिकेशन है वो हो रही है आपकी हार्मोन्स के द्वारा थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंड द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन द फ्रॉग आर, यहाँ पे भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस, pineal glands, pancreatic islets, adrenals, and gonads. Different endocrine glands are available present on the frog's body. ठीक है, now here जो नर्वस सिस्टम है वो भी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अरेंज्ड है। ठीक है, यू कैन सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड विच इन्वॉल्व्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि बेसिकली क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। यानी कि CNS में पाए जाएंगे आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि ह्यूमंस में है, और इसी प्रकार से पेरिफेरल नर्व सिस्टम है जो कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी कि यहाँ पे 10 पेयर्स 10 जोड़े में क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं जो कि ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, जो कि ब्रेन से अराइज करी हैं। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी स्ट्रक्चर, और एक ब्रेन बॉक्स है जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम, जिसके इनसाइड में हमारा फ्रॉग का ब्रेन पाया जाता है। और जो ब्रेन है वो भी 3 भागों में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, सो फ्रॉग इज ऑलमोस्ट 60 to 70% similar to humans. You can see the systems. Forebrains include olfactory lobes. Forebrain में आपके olfactory lobes, paired cerebral hemispheres and unpaired diencephalon, ये सारी चीजें पाई जाती हैं।
और वहीं मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स जो कि उन्हें देखने में हेल्प करेगी। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि बेसिकली बॉडी के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, द मेडुला ऑब्लोंगाटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। और जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो मैग्नम फोरामेन मैग्नम से कंटिन्यू स्टार्ट होके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, जो कि पूरे बॉडी में, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के पास आपको दिखाई देता है। ठीक है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के पास काफी नजदीक होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। सो दीज आर ओल्फैक्टरी लोब्स जो कि बेसिकली इन्हें स्मेल में हेल्प करेंगी। दीज आर ऑप्टिक लोब जो कि इन्हें देखने में हेल्प करेंगी। एंड दीज आर द स्पाइनल नर्व्स एंड centrally you can see a line which is called as spinal cord, and this is a very uh, tedious thing, medulla oblongata. Okay, and these are the cerebrum and this is your cerebellum part. So this is the frog's nervous system. Now frog has different types of sensory organs. ठीक है, इनमें कई सारे सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेंसरी पेपिले फॉर टच, है ना, सेंसेशन के लिए। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं टंग्स पे जो कि बाइलोब्ड है। स्मेल के लिए नेजल एप्थेलियम है। विजन के लिए आईज हैं। हियरिंग के लिए टिम्पैनम है। टिम्पैनम आर बेसिकली इंटरनल ईयर्स जो कि एक्सटर्नली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज। जो आंखें होती हैं और जो ईयर्स है दीज आर वेल ऑर्गेनाइज एंड द रेस्ट दे आर सेलुलर एग्रीगेशन। यहाँ पे समझने की बात है कि जो आईज है और जो ईयर्स है ये काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो बस दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स, दे आर नॉट अरेंज्ड स्पेसिफिकली, है ना। दे आर बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ सेल्स अराउंड नर्व एंडिंग्स। सो आईज इन ए फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल। यानी कि स्कल में बेसिकली आईज के लिए प्लेस है, जगह है, लोकेटेड है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, these are simple eyes possessing only one unit. So simple eyes are found in the frog and the external ear is absent in frogs. जो external ear है वो frogs में absent होता है, so only tympanum can be seen externally. ठीक है, the ear is an organ of hearing as well as balancing. तो इन कानों की मदद से वो अपने बॉडी को बैलेंस करने भी, बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है और सुनने में भी ये काफी मदद करती हैं। So frogs have well organized male and female reproductive systems. So frogs are not hermaphrodite; they are dioecious. They are monoecious, which means they have separate male and female reproductive system. ठीक है, male reproductive system consists of pair of yellowish ovoid testes. So one pair of ovoid testes are present in the male, which are found adhere to the upper part of the kidneys. You can see. So these are your testes. These are the testes जो कि किडनी के ऊपर अटैच होते हैं. These are fat bodies which basically help in excretion. These are adrenal glands. Okay. Now, so which are found adhere to the upper part of kidney. So testes are located on the upper part of kidney by double fold of peritoneum called mesorchium. और एक double fold present है जो कि किडनीज और टेस्टिस को आपस में अटैच रखता है. वैसा एफ्रेंसिया आर 10 to 12 इन नंबर. सो जो वैसा एफ्रेंसिया है वो 10 से 12 नंबर में संख्या में पाए जाते हैं. ठीक है, यू कैन सी 10 to 12 वासा एफ्रेंसिया आर अवेलेबल. दे एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बाइडर्स कैनाल. ठीक है, जो कि किडनीज में एंटर करती हैं और फिर बाइडर्स कैनाल में एंट्री कर जाती हैं. ठीक है, so you can see now. Finally, it communicates with a urogenital duct that opens and comes out of the kidneys and open to the cloaca. और फिर जो कि क्लोका में ओपनिंग होती है, यानी कि टेस्टिस ये रहे आपके, ये रहे वासा एफ्रेंसिया, और यहाँ से आपका जो स्पर्म्स है वो ट्रेवल करते हैं यूरोनोजेनिटल डक्ट से और फिर वो क्लोकल अपर्चर से बॉडी के बाहर चले जाते हैं. The cloaca is small median chamber that is used to pass fecal matter. So cloaca basically also helps in excretion of fecal matter, कि बेसिकली जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको बॉडी से बाहर करने में भी हेल्प करता है. ठीक है,
एंड इट आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर, यानी कि एक कॉमन ओपनिंग है क्लोका, जिससे फीकल मैटर प्लस यूरिन प्लस स्पर्म भी पास होता है. एंड दिस इज योर फीमेल reproductive system. You can see the oviduct, which basically helps in collecting the sperm, and these are ovaries, जो कि वो भी किडनीज के अपर बॉडी पार्ट पे लोकेटेड है, and these are also passed through the cloacal aperture. Okay, these are ureters. यहाँ भी एक्सक्रीशन क्लोकल अपर्चर के द्वारा ही हो रहा है. These are urinary bladders. So the female reproductive organs are included pair of ovaries. One pair of ovaries are available. The ovaries are situated near kidneys. ये भी किडनीज के अगल बगल ही पाई जाती हैं. There is no functional connection with kidneys. इनका और किडनी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों सेपरेटली वर्क करते हैं. पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन्स इनटू द क्लोका सेपरेटली. और जो ओविडक्ट है वो ओवरीज से क्लोका तक सेपरेटली अराइज करती हैं. A mature female, एक मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम, यानी कि एक जो फीमेल है, मैच्योर फीमेल है, वो एक बार में 2500 से लेकर 3000 तक ओवा एक समय एक जो अंडे हैं वो रिलीज कर सकती हैं. और इनमें जो बॉडी की जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल, यानी कि स्पर्म्स भी रिलीज होंगे वाटर में और एग्स भी रिलीज होंगी वाटर में. ठीक है, और वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होगा और वहाँ से टेडपोल्स का डेवलपमेंट होगा. ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट लार्वल स्टेजेस में है, जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेज से टेडपोल बोलते हैं. सो टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस. तो ये टेडपोल मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं, डिफरेंट लार्वल स्टेजेस होती हैं. देन दे develop into a particular mature adult. Okay, so frogs has been found that they are beneficial for mankind. जो frogs होते हैं वो mankind के लिए काफ़ी इकोनॉमिक वैल्यू प्लस काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी मददगार होते हैं. बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े पेस्ट हमारे घरों में हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, वो उनको खाते हैं, और जो कि वो हमारे उपजाऊ अनाज को प्रोटेक्ट करते हैं. क्योंकि अगर इंसेक्ट्स अनाज को, खेती बाड़ी को अगर बर्बाद करना शुरू कर देंगे तो काफ़ी नुकसान होगा. इसलिए फ्रॉग्स हमारे ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल पाए जाते हैं बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स. दे आल्सो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. जो फ्रॉग्स होते हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड वेब, फूड चेन. ठीक है, ओके. सो एज ए कंज्यूमर दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है, तो frogs are very important for human as well as ecological system. They are important link of food chain. ठीक है, so if अगर फूड चेन में से अगर frogs को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा तो फूड वेब में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना. In some countries like muscular legs of frogs are also used as a food by man. So there are certain countries, there are certain people such as tribes जो कि जो फ्रॉग्स के जो मस्कुलर लेग्स होते हैं वो उसको ऐसे फूड के तरह इस्तेमाल करते हैं, उसका सेवन करते हैं, जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स के मामले में काफ़ी रिच होता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फ्रॉग. वी हैव डिस्कस्ड वेरियस थिंग्स रिगार्डिंग दिस. वी हैव डिस्कस्ड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, reproductive system, nervous system, and the endocrine glands. We also have discussed what are kind of fertilization. Okay, so that's all about today's video lecture. Hope you like it. अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.